सभी को हमारा प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? सभी बच्चों को नमस्कार, सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम, सभी को राधे राधे और सभी को नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, बिंदास होंगे, शानदार होंगे दोस्त, और बहुत अच्छे से जो आपकी तैयारी है वो हो रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम। जल्दी से आप सभी क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास आपकी शुरू हो गई है। और मैं एक बार आपके कमेंट्स जो हैं उसको भी जस्ट थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, जिससे सभी दोस्तों के कमेंट्स मेरे पास तक आ सके। तो भाई सभी दोस्त आ जाएं, क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, और सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। आप सभी प्यारे दोस्त कैसे हैं? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आवाज़ मेरी आप सभी तक आ रही है? वॉइस आपको मेरी सुनाई दे रही है क्या? जल्दी से बताओ। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। चलिए तो भाई सेशन को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसी टॉपिक में हम लोग नर प्रजनन तंत्र की बात करेंगे। तो टॉपिक चल रहा है दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, यानी प्रजनन तंत्र के बारे में हमारी जो बातें हैं वो चल रही हैं। और प्रजनन तंत्र में बहुत कुछ हम लोग पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी नर प्रजनन तंत्र के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। यानी कि नर प्रजनन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं चीज़ें। तो इस क्लास में हम लोग नर प्रजनन तंत्र के बारे में चीज़ें जो हैं उनको करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गई बातें? चलिए ठीक है, चलिए आइए। कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, मैंने आपको बताया था। मैंने पिछली परसों की क्लास में आपको बताया था कि कल क्लास नहीं होगी क्योंकि मेरी मैराथन है, इसलिए। तो वो मैराथन आप लोगों की कल हुई थी, इस वजह से क्लास नहीं हुई थी बेटा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग और अपने इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र क्लियर। हम लोग करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो भाई आइए बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इम्पोर्टेंट चीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए तो दोस्तों जब हम नर की बात करते हैं, पुरुषों की बात करते हैं, तो पुरुषों का जनन अंग दो अंगों से मिलकर बना होता है। एक तो पुरुषों के जनन अंगों के अंदर हम लोगों को नजर आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि पुरुषों के प्राथमिक अंग, ठीक है। पुरुषों के प्राथमिक अंग यानी जिनको आप प्राथमिक जनन अंग भी बोलते हो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑर्गन। तो पुरुषों के जनन अंग को हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक हो जाता है प्राथमिक जनन अंग, पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, ठीक है। क्लियर? आपने बोला था बेटा, बिल्कुल मैंने ये बोला था कि हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आपने थोड़ी देर बिल्कुल वेट करा। वास्तव में मैंने कल एक गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ ये हुई थी बच्चा कि क्लास मैंने शेड्यूल नहीं कराई थी, जो हमारी टीम है उन्होंने वो क्लास को शेड्यूल कर दिया था। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैंने टॉपिक नहीं दिया है तो क्लास शेड्यूल नहीं है, क्योंकि मैं मैराथन में थी उस टाइम। मैं सुबह 9 बजे से मैराथन में थी, मैं चेक भी नहीं कर पाई। तो वो क्लास शेड्यूल थी आप लोगों की, तो वो टीम ने हमारी शेड्यूल कर दी थी क्लास, जो बंदे क्लास शेड्यूल करते हैं। जबकि मैंने अपनी तरफ से उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, कोई टॉपिक नहीं दिया था। तो उन्होंने सोचा कि शायद मैम टॉपिक देना भूल गई हैं, इस वजह से क्लास उन्होंने खुद ही शेड्यूल कर दी थी। तो इस वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्लास आपकी कल शेड्यूल हो गई थी। बट मैंने फिर भी आपको क्लास में थोड़ा सा अवेयर कर दिया था कि क्लास को लेकर आप लोग अवेयर रहिएगा कि क्लास कल 1% ऐसा होगा कि 1% ही हो, वरना क्लास होगी नहीं। मैंने आपको बताया था कि कल मेरी मैराथन है, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम चलते हैं, है ना भैया। कुछ बच्चों को तो ब्लैक से आंखों में दर्द होने लगता है, कुछ को वाइट से दर्द होने लगता है। मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आई कि तुम करना क्या चाहते हो। वाइट पे पढ़ाएं तो मैम वाइट से आंखों में दर्द होने लगता है, अंधा कर देती हो, और ब्लैक पे पढ़ाना शुरू कर तो ब्लैक से भी दिक्कत होनी शुरू हो गई। चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग कि दोस्तों जो पुरुषों के दूसरे जनन अंग होते हैं वो होते हैं आपके द्वितीयक अंग, या जिनको कहते हैं हम लोग सहायक अंग। द्वितीयक जनन अंग या जिनको हम कहते हैं सहायक जनन अंग। तो पुरुषों में सहायक जनन अंग
या पुरुषों के अंदर जो सहायक जनन अंग है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ये कौन से हैं? तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर द्वितीयक अंग या सहायक जनन अंग, जिनको आप लोग क्या कहते हो? सेकेंडरी ऑर्गन के तौर पर इनको जानते हो, सेकेंडरी, या फिर आप लोग बताते हो एसेसरी, या फिर आप लोग बताते हैं एसेसरी ऑर्गन, ठीक है, एसेसरी ऑर्गन। तो पुरुषों के अंदर अब आपको ये पढ़ना है कि कौन से प्राइमरी ऑर्गन होते हैं और कौन से सेकेंडरी या एसेसरी ऑर्गन होते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो आओ अब हम आगे बात करते हैं, है ना, है ना। अब हम आगे बात करते हैं और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ कि यहाँ पर जो आप लोगों का ये ये सेक्सुअल ऑर्गन होता है पुरुषों के अंदर, इसमें अगर हम लोग प्राथमिक अंगों की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पुरुषों में जो प्राथमिक अंग होते हैं, पुरुषों के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, ये आप लोग अब लिखना है दोस्त, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की जब हम लोग बात करते हैं, प्राथमिक अंगों की जब हम लोग बात करेंगे, तो प्राथमिक अंग जो होते हैं वो आप लोगों के पुरुषों के अंदर अगर देखें तो एक ही आपको पढ़ना है, टेस्टिस, ठीक है, एक ही आपको पढ़ना है, टेस्टिस। तो पुरुषों में जो प्राथमिक अंग होते हैं वो होते हैं टेस्टिस। तो हम लोग प्राथमिक अंगों की बात कर रहे हैं, टेस्टिस, जिसको कहते हैं वृषण। समझ में आ गई बात। तो आपको पेपर में पूछा जाता है कि जो नर होते हैं, नर में प्राथमिक जनन अंग या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाते हैं टेस्टिस। जब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जब हम लोग बात करेंगे कि पुरुषों में जो सहायक जनन अंग होते हैं वो कौन से होते हैं, तो भाई सहायक के बारे में भी क्वेश्चन आएगा, सहायक जनन अंग, या आप इनको क्या कहते हो, या आप इनको कहते हो एसेसरी या सेकेंडरी ऑर्गन, ठीक है। तो इनको आप लोग क्या कहते हो? द्वितीयक अंग के नाम से भी जानते हैं भाई इनको, द्वितीयक अंग। तो ये हो जाते हैं आपके एसेसरी ऑर्गन। तो ये भी पूछ सकता है पेपर में कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं पुरुषों के अंदर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एसेसरी ऑर्गन्स की, या जिनको आप लोग सेकेंडरी भी कह देते हैं दोस्त, जिनको क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी। अब इनमें कौन कौन आते हैं? तो इनके अंदर अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी में या एसेसरी में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से एसेसरी या सेकेंडरी होते हैं। तो आप बताकर चलते हो कि यहाँ पर आ जाता है अधिवृषण, यहाँ पर आ जाता है आप लोगों का अधिवृषण, अधिवृषण जिसको कहते हैं एपिडाइडेमिस। क्या कहते हैं? एपिडाइडेमिस, ठीक है, एपिडाइडेमिस, ये आ जाता है दोस्त। और कौन दूसरा हो जाता है? वास डेफेरेंस, यानी कि शुक्र जनक नलिका, शुक्र जनन नलिका, ठीक है, शुक्र जनन नलिका आ जाती है, शुक्र जनन नलिका, जिसको कहते हैं वास डेफेरेंस, वास डेफेरेंस, ठीक है, ये हो जाता है। तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? तो तीसरे नंबर पर आप लोग बात करते हो कि जो सहायक अंगों में आता है, ठीक है, जो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है बेटा, कमेंट बॉक्स में आपको बहुत सारे कमेंट नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको आपका ही कमेंट दिखेगा, ठीक है, और कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपका कमेंट दिखेगा बच्चा, वो आपको दिख भी रहा होगा शायद। तो आगे बात करते हैं हम लोग, आगे क्या हो जाता है? सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हो क्या? सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल, वेसाइकल, ये भी हो जाता है दोस्त। सेमाइनल वेसाइकल जो होते हैं शुक्र जनन, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल जिसको कहते हैं, ठीक। तो ये देखो, इसको समझना अच्छे से, ये हिंदी में करना है, शुक्र वाहिका होती है, वो कहते हैं शुक्र वाहिका, ये एक से नाम है, वाहिका होगी बेटा, ये शुक्र वाहिका, ठीक है, ये हो जाती है शुक्र वाहिका, और ये हो जाती है शुक्र जनन नलिका, इसको कहते हैं शुक्र जनन, ठीक है, शुक्र जनन, क्लियर। तो इनके नाम हिंदी में आपको थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं, बट इंग्लिश में आप लोग देखोगे ये वास डिफरेंस है, ये सेमाइनल वेसाइकल है। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। चौथे नंबर पर कौन सा होता है सहायक अंग, या चौथे नंबर पर कौन से होता है सेकेंडरी ऑर्गन? तो ये हो जाती हैं बुल्बोलोथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बुल्ब्यूलोथ्रल ग्लैंड, बुल्ब्यूलोथ्रल ग्रंथि, ठीक है, बुल्ब्यूलोथ्रल ग्रंथि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काउपर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? काउपर्स ग्लैंड,
बल्बोलोथरल ग्लैंड जो होती हैं इन्हीं को काउपर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो बुल्बोयूलोथरल ग्लैंड जो होंगी इनको हम काउपर ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये इतनी संरचनाएं आपको पुरुषों में सेकेंडरी ऑर्गन के तौर पर याद रखनी है। अब एक संरचना और रह जाती है जिसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। यहाँ पर लिख देती हूँ 5वें नंबर पर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी इसी के अंदर आएगा भाई, यूरेथ्रा जिसको कहते हैं मूत्र मार्ग, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है भाई, मूत्र मार्ग कहते हैं। और लास्ट में हो जाता है लिंग यानी कि पेनिस, ठीक है, पेनिस यानी कि लिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये संरचनाएं पुरुषों में सेकेंडरी ऑर्गन के तौर पर जानी जाती हैं। समझ में आई बात, ठीक है। एक ग्रंथि और रह गई है बेटा, कौन सी ग्रंथि रह गई है? बल्बोलोथरल ग्लैंड के साथ साथ एक और ग्रंथि है जो पुरुषों के अंदर देखने को मिलती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी किस में आती है, इस पर क्वेश्चन बना हुआ था। तो भाई मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ 7वें नंबर के बाद कितनी हो गई है, ये कितने ऑर्गन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। 7वें नंबर पर लिखवा रही हूँ जो पुरुषों के अंदर सेकेंडरी ग्लैंड के अंदर या सहायक अंगों में आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी आपको पूछी जाती है पेपर में, प्रोस्टेट ग्लैंड, इस पर क्वेश्चन बना है भाई, जिसको कहते हैं पौरुष ग्रंथि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, पौरुष ग्रंथि। तो चीजें समझ में आई या नहीं, फटाफट से बताओ। 7वें नंबर पर पुरुषों के अंदर सहायक ग्रंथि या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो हम लोग ऑर्गन रखते हैं वो हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो कुल मिलाकर पुरुषों में आपको 7 सेकेंडरी या एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलते हैं। आपकी अधिवर्षण हो गया, आप लोगों का शुक्र वाहिका हो गया, शुक्र जनन नलिका हो गया, पौरुष ग्रंथि हो गया, ये लिखा हुआ है, बल्बोलोथरल ग्लैंड हो गई, यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग हो गया और पेनिस यानी लिंग हो गया। ये सब आप लोगों के होते हैं प्यारे दोस्त, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। अब बच्चा कह रहा है कि मैम ये होते क्या हैं, तो प्यारे दोस्त अभी अभी जो हमने कहानी सुनी है, कहानी के पात्र आप लोग समझ नहीं पा रहे हो शायद, है ना। तो मैंने अभी अभी आपको क्या पढ़ाया कि हम लोग नर जनन अंग को पढ़ रहे हैं। नर जनन अंगों को 2 भागों में बांटा है, प्राथमिक जनन अंग और भैया सेकेंडरी जनन अंग या सहायक जनन अंग भी कह देते हैं। प्राथमिक जनन अंग की बात करते हैं तो केवल कौन होते हैं, टेस्टिस होते हैं। सीधा क्वेश्चन देखने को मिला है पेपर के अंदर कि पुरुषों के अंदर प्राथमिक जनन अंग कौन से होते हैं, तो आंसर लगा के आओगे टेस्टिस, वृषण, ठीक है। और लड़कों के अंदर जो सहायक जनन अंग है या सेकेंडरी ऑर्गन जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये सब सेकेंडरी में आते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि या तो सिंपल पूछ लेगा कि पुरुषों में, आपको पूछ लेगा कि पुरुषों के प्राथमिक जनन अंग कौन से हैं, तो ये ऑप्शन दे देगा आपको, एक ऑप्शन ये दे देगा, तो आपने पहचान लिया कि प्राथमिक ये हैं। या क्वेश्चन बदलकर, लैंग्वेज बदलकर आपसे पूछ लेगा कि पुरुषों के अंदर निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक जनन अंग नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा नहीं है ये पूछ लेगा, ठीक है। तो मतलब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा नहीं है ये पूछ लेगा, क्योंकि प्राइमरी तो एक ही है, सेकेंडरी बहुत सारे हैं, तो कौन सा सेकेंडरी नहीं है, तो फिर भी आपको यही आंसर बताना है कि ये सब तो सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो कौन सा सेकेंडरी नहीं है, तब ऐसा क्वेश्चन आएगा, तब भी यही आंसर करना है। कौन सा प्राइमरी है तब भी यही आंसर करना है, ठीक है। आ जाओ अब मेरे साथ आगे बढ़ो, और अब हम लोग बात करते हैं कि पुरुषों के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होते हैं ये कैसे होते हैं, तो आइए हेडिंग डालेंगे टेस्टिस, इनको कहते हैं दोस्त वृषण, ठीक है। चलिए इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पुरुषों के अंदर जो वृषण होते हैं ये 2 होती है इनकी संख्या। आपको कभी भी पूछे कि पुरुषों में वृषण कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो दोस्त इनकी संख्या 2 होती है, यानी कि ये एक जोड़ी होते हैं, याद रखना, एक जोड़ी, 1 पेयर होते हैं। तो कई बार इनकी जोड़ी भी पूछ ली जाती है पेपर में। आगे बात करें तो ये जो वृषण होते हैं मैम ये कहाँ होते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, तो आप बताते हो इनका स्थान कि भाई ये कहाँ होते हैं। तो इनकी लोकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोनों पैरों के बीच में होते हैं। पुरुषों के अंदर ये कहाँ होते हैं, तो आप लोग बताएंगे दोनों पैरों के बीच में, जो दोनों पैर हैं उनके बीच में, ठीक है, दोनों पैरों के बीच में स्थित होते हैं दोस्त, ठीक है। तो ये भी एक बार आपको क्वेश्चन पूछा था कि बीच में पाए जाते हैं कि जो पुरुषों के अंदर
वृषण होते हैं, इनकी पोजीशन, इनकी स्थिति क्या होती है, तो बताओगे दोनों पैरों के बीच में। क्लियर? बिटवीन टू लंग्स, बिटवीन टू लेग्स, तो दोनों पैरों के बीच में होते हैं। क्लियर? आगे बात करें तो मैम ये किस संरचना से ढके हुए होते हैं? तो जो टेस्टिस होते हैं ना, ये एक संरचना से ढके हुए होते हैं बेटा। ठीक है मैम, मैराथन यूट्यूब पर हुई थी क्या? हाँ जी बेटा, यूट्यूब पर हुई थी मैराथन। ठीक है, यूट्यूब पर थी, आपके RWA स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर थी। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर आपको पूछेगा, अच्छा बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि मैम आप सेल टॉपिक नहीं करा रही हो। सेल टॉपिक कराऊंगी बेटा, लेकिन आप फिर भी सेल टॉपिक को पहले करना चाहते हो तो आज रात 8 बजे से RWA SSC एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मेरी एक क्लास है जिसमें मैं सेल टॉपिक को कराऊंगी कंप्लीट, यूट्यूब चैनल पर है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको सेल और सेल डिवीजन कंप्लीट टॉपिक कराने वाली हूँ। चाहो तो आप सेशन के साथ वहां जुड़ सकते हो रात 8 बजे। ठीक है, चलो अब देखो इधर, अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये कहाँ होते हैं, तो आप लोग बताओगे कि वृषण, वृषण एक थैलेनुमा संरचना में, एक थैलीनुमा संरचना, थैलीनुमा संरचना, जिसको क्या कहते हैं? वृषण कोश, वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं, में सुरक्षित रहते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ठीक है, कि भाई जो वृषण होते हैं ये एक थैलीनुमा संरचना में सुरक्षित रहते हैं। इस थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो इस थैलीनुमा संरचना को कहा जाता है वृषण कोश। ठीक है, तो जो टेस्टिस होते हैं वो वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। तो बताएंगे टेस्टिस आर प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग के समान, अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग के समान स्ट्रक्चर में रहते हैं, कोल्ड स्कॉटम सैक, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्कॉटम। ठीक है, स्कॉटम सैक कहते हैं उस स्ट्रक्चर को। क्या कहते हैं दोस्त? स्कॉटम सैक, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है। ठीक है, कई जगह स्कॉटल सैक भी लिखा आ सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो लड़कों के अंदर टेस्टिस होते हैं वो एक थैले के जैसी स्ट्रक्चर स्कॉटम सैक के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ से भी आपको जो पेपर में चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी। तो चलिए देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है दोस्त। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये है टेस्टिस, आपको नजर आ रहे हैं, ये टेस्टिस हैं, ये जो आपको अंदर की तरफ नजर आ रहे हैं ये स्ट्रक्चर होता है दोस्त टेस्टिस आपके। अब ये टेस्टिस एक थैले जैसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद है, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं स्कॉटम। अभी मैंने आपको बताया स्कॉटम, तो ये स्कॉटम नामक एक संरचना के अंदर बंद रहते हैं जो टेस्टिस होते हैं। ठीक है, क्लियर? अभी बेटा सब बात करेंगे कि ये शरीर से बाहर क्यों होते हैं, अभी सब बात करेंगे। तो लड़कों के अंदर दो एग लाइक स्ट्रक्चर, अंडेनुमा संरचना होती हैं जो कि एक थैली में बंद रहती हैं, इस थैली को कहते हैं स्कॉटम। तो टेस्टिस जो होते हैं वो स्कॉटम सैक के अंदर बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्कॉटम सैक इनको गर्म रखता है या इनको टेम्परेचर, इनके लिए सही टेम्परेचर का निर्माण करता है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन बनता है कि वृषण जिस थैलेनुमा संरचना में बंद रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग स्कॉटम कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो टेस्टिस होते हैं ये स्कॉटम सैक के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो स्कॉटम सैक है ये क्या काम करता है, तो नोट करके एक चीज लिख लीजिएगा, ये भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, नोट डालकर एक चीज लिखेंगे भाई दोस्त कि ये जो स्कॉटम सैक होता है, ठीक है, स्कॉटम सैक, ये जो स्कॉटम सैक होता है बेटा, या ये जो वृषण कोश होता है ये क्या काम करता है, तो इस वृषण कोश का काम होता है कि जो ये होते हैं टेस्टिस, इनको सही तापमान प्रदान करना। तो इनका काम होता है, तो लिखोगे ये वृषण को सही तापमान प्रदान करते हैं, सही तापमान प्रदान करते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी संरचना प्राणुओं को सही तापमान प्रदान करती है, तो आप बताओगे स्कॉटम सैक या फिर वृषण कोश। तो आप लोग बताएंगे दे प्रोवाइडेड
ठीक है, दे प्रोवाइडेड राइट टेम्परेचर टू स्पर्म, राइट टेम्परेचर टेस्टिस। ठीक है, तो भाई टेस्टिस को सही तापमान देने वाली संरचना का नाम क्या होता है? तो आप बताते हो स्कॉटम सैक। अब ये जो स्कॉटम सैक है ये सही तापमान प्रदान करता है, बट सही तापमान है क्या शुक्राणुओं के बनने के लिए? या ये जो टेस्टिस होते हैं ये हमेशा शरीर के बाहर क्यों होते हैं? तो बाहर इसीलिए लटके हुए होते हैं क्योंकि शुक्राणु को बनने के लिए आपके बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं अब हम लोग। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि शुक्राणु, ये आप लोग लिखोगे कि वृषण शरीर के बाहर स्थित होते हैं, है ना, वृषण शरीर के बाहर स्थित होते हैं। अभी एक बच्चे का डाउट भी था ये, ठीक है, शरीर के बाहर स्थित होते हैं। तो ये शरीर के बाहर स्थित होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि प्यारे दोस्त, क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए, भाई शुक्राणु इन्हीं के अंदर बनेंगे, शुक्राणु बनने या शुक्राणु निर्माण के लिए, जब शुक्राणु का निर्माण होगा ना, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर तापमान से, ठीक है, आपके शरीर का जो तापमान है, शरीर तापमान से 2 से 3 डिग्री, ठीक है, 2 से 3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है, कम तापमान की आवश्यकता होती है। समझ में आ गई बात, है ना? 2 से कम तापमान की, 2 से 3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये आप लोगों को पेपर में पूछा गया या पूछा जाने वाला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ कोई दिक्कत अभी तक, है ना? टेस्टिस को ही स्पर्म बोलते हैं? नहीं बेटा, टेस्टिस एक संरचना है, अभी मैं बताऊंगी आपको, सब ये तो सुनते चलो। तो भाई ये जो स्कॉटम सैक है, मान लीजिए ये टेस्टिस है, मान लीजिए लड़कों के अंदर ये टेस्टिस है भाई, ठीक है, दोनों टांगों के बीच में। अब ये एक थैली में बंद होते हैं, कौन सी थैली में? इस तरीके से, ये एक थैली में बंद होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये नीले रंग की संरचना टेस्टिस है, ये क्या है भाई? टेस्टिस है, वृषण 2 होते हैं अभी बताया था। और ये लाल रंग की संरचना हो जाती है स्कॉटम सैक, ये स्कॉटम सैक है प्यारे दोस्त, ये स्कॉटम सैक है, ठीक है, यानी वृषण कोश है। अब ये वृषण कोश क्या करता है? इनको, टेस्टिस को सुरक्षा दे रहा है, क्योंकि टेस्टिस इन्हीं से ढके हुए हैं, सुरक्षित है, ढके हुए हैं। अब ढके हुए तो हैं, साथ में ये टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है। टेम्परेचर क्यों मेंटेन कर रहा है? इसलिए मेंटेन कर रहा है बेटा 2 से 4 डिग्री, 2 से 3 डिग्री, यही मिले जुले ऑप्शन पेपर में देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं 2 से 4 मिलेगा, कहीं कहीं 2 से 3 मिलेगा बेटा। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि ये वैल्यूज एग्जैक्टली नहीं दी हुई होती, कहीं कहीं 2 से 4 डिग्री भी दिया हुआ होता है, ठीक है। तो 2 से 4 डिग्री भी दिया हुआ हो सकता है, और 2 से 3, अगर 2 से 3 है तो 2 से 4 नहीं होगा, 2 से 4 है तो 2 से 3 नहीं होगा ऑप्शन में फिर। तो ये 1-2 डिग्री ऊपर नीचे आपके एग्जाम टू एग्जाम चीजें पूछी जाती हैं। एसएससी ने पूछा था 2 से 4, रेलवे ने पूछा था 2 से 3, तो इसीलिए चीजों को मैं मिला जुला करके आपके सामने बताती चलती हूँ बेटा, ठीक है ना। मैम स्पर्म्स का कलर है, कौन सी ग्लैंड रंग प्रदान करती है? बेटा स्पर्म्स का जो कलर है ना, वो स्पर्म्स का खुद का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। स्पर्म्स जो होते हैं वो वाइटिश, वो एक सीमन के साथ निकलते हैं। सीमन एक द्रव होता है जो सफेद भी हो सकता है, हल्का पीला भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। अब समझो, इस कहानी को समझो पहले। देखो वृषण शरीर के बाहर स्थित होते हैं, क्यों? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो पहले मैं इस स्टेटमेंट को इंग्लिश में लिख दूं यहाँ पर, ठीक है। तो लिखोगे testes are located outside of the body, outside of the body, because sperms need low temperature, ठीक है। स्पर्म्स नीड 2 to 3, अब मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है 2 to 4 डिग्री,
लेस टेम्परेचर फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर। तो हमारे शरीर के तापमान से लगभग 2 से 4 या 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए शुक्राणु के बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके शरीर का तापमान, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके शरीर का तापमान कितना होता है, बताओ जल्दी से, शरीर का तापमान कितना होता है? आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है दोस्त 37 डिग्री सेल्सियस। इसी को फॉरेनहाइट में लिख दूं तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, ठीक है, 6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। बट आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो इतना है, तो क्या मैम इतने टेम्परेचर पर शुक्राणु बनेंगे? तो हम कहेंगे नहीं भाई, क्योंकि शुक्राणु को बनने के लिए इस टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। तो शुक्राणु कितने डिग्री पर बनेंगे भाई? आपको कभी ये पूछे कि जो स्पर्म्स होंगे वो कितने डिग्री पर बनेंगे, तो जब हम लोग बात करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन की, जब हम लोग बात करेंगे शुक्राणु की, है ना, जब हम लोग बात करेंगे शुक्राणु के निर्माण की, तो शुक्राणु निर्माण जो होगा वो लगभग कितने टेम्परेचर पर होगा? इससे 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर घटना चाहिए, घटना चाहिए दोस्त। मैम कमेंट सबको दिख रहा है? कमेंट ऑप्शन ऑफ, कमेंट सबको दिख रहा है, मतलब समझ नहीं आया। क्या आप एक दूसरे के कमेंट देख पा रहे हो? ये बताओ मुझे, क्या आप सभी दोस्त एक दूसरे के कमेंट्स देख पा रहे हैं? जल्दी से बताओ। तो लगभग ऐसा मानकर चलिए कि यहाँ पर जब शुक्राणु का निर्माण होगा तो लगभग मैं बताकर चल रही हूँ कि ऐसा मानिए 34 से लगभग 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर आप लोगों के शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो मतलब 2 से 4 डिग्री, सभी को अपना कमेंट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई 2 से 4 डिग्री कम तापमान पर क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। तो ये आप लोगों को चीजें जो है लगभग इतने टेम्परेचर पर जाकर क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण, और ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। 2 डिग्री भी घट सकता है, 3 डिग्री भी घट सकता है, क्लियर। तो ये होता है कॉन्सेप्ट शुक्राणुओं के अंदर, या जो टेस्टिस होते हैं इनका लड़कों के शरीर के बॉडी से बाहर होना, ठीक है, क्लियर। अब चलें आगे, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ कि मैम जो ये टेस्टिस होते हैं, ये जो हमारे वृषण होते हैं, अगर इन वृषण की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है? तो भाई आइए वृषण की अब हम लोग बात करते हैं, वृषण की कोशिकाओं के बारे में, वृषण कोशिका के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। ये जो टेस्टिस होते हैं इनमें कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं? तो बात करेंगे टेस्टिस सेल के बारे में, ठीक है, टेस्टिस सेल्स, यानी वृषण के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो भाई चलिए, जो वृषण होते हैं ना, इनमें 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। टेस्टिस हैव 2 टाइप ऑफ सेल, इनमें 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है लेडिंग सेल, ठीक है, एक होती है दोस्त लेडिंग सेल, ठीक है, लेडिंग सेल। लेडिंग सेल को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जानते हैं, इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी इनको जानते हैं। तो ये भी पेपर में आ सकता है, इनको इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, यानी अंतराली कोशिका, इनको हम लोग अंतराली कोशिका भी कहते हैं। लेडिंग कोशिकाओं को हम हिंदी में अंतराली कोशिका या इंग्लिश में इंटरस्टिशियल सेल के नाम से जानते हैं। तो दोस्त लेडिंग सेल की भी हिंदी अंतराली होगी और इंटरस्टिशियल सेल को भी हम अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। तो पेपर में आ सकता है कि अंतराली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो आपके टेस्टिस में होती हैं, वृषण में। या लेडिंग सेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो लेडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी कोशिकाएं होती हैं सर्टोली कोशिका, दूसरी कोशिका यहाँ पाई जाएंगी सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल। तो दूसरी कोशिकाएं हो जाती हैं सर्टोली कोशिका। तो ये दोनों कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये दोनों कोशिकाएं पाई जाती हैं टेस्टिस के अंदर। अच्छा, इन दोनों कोशिकाओं का काम क्या होता है? सर्टोली सेल क्या करती है, लीडिंग सेल क्या करती है, ये भी पेपर में आता है। तो ये जो लीडिंग सेल होती है इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन,
आपने पढ़ा है दोस्त, या आप अभी आगे पढ़ोगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में बनता है, और लड़कों के अंदर इस हार्मोन को कौन बनाता है, तो बताओगे टेस्टिस बनाते हैं। टेस्टिस में भी कौन बनाता है, तो टेस्टिस के अंदर पाई जाती है लेडिंग सेल। यही लेडिंग सेल क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फॉर्मेशन करती हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन को बनाती हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, हम टेस्टोस्टेरोन के बारे में भी पढ़ेंगे बाद में कि ये क्या काम करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सी कोशिका बनाती है, तो आप बनाते हो लेडिंग सेल। ठीक है, लेडिंग सेल कहाँ पाई जाती है, टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। तो टेस्टिस के अंदर ये जो लेडिंग सेल है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। एनटीपीसी के लिए बिल्कुल ले सकते हो बेटा इस क्लास को। अब देखो वापस से आओ यहाँ पर, समझो कि भाई ये तुम्हारे टेस्टिस हैं दोस्त, नीले रंग के। अब इन टेस्टिस में दो तरीके की कोशिकाएं हैं, देखो, एक ये रही कोशिका लाल रंग की जो दिख रही है, और एक कोशिका ये रही काले रंग की जो दिख रही है। तो इन टेस्टिस के अंदर पाई जाती है दो तरीके की कोशिका। ये काले रंग की कोशिका ऐसा समझ लीजिए लेडिंग सेल है। कैसी कोशिकाएं हैं ये, लेडिंग। ये है बेटा अंतराली कोशिका। ठीक है, ये अंतराली कोशिकाएं ऐसा समझ लीजिए, क्लियर। और ये लाल रंग की कोशिकाएं क्या है, तो ये लाल रंग की कोशिकाएं हैं सर्टोली सेल, ये है सर्टोली कोशिका। तो ये हो जाती है सर्टोली कोशिका। इस तरीके से यहाँ पर आपको टेस्टिस के अंदर दो कोशिकाएं मिलती हैं। अच्छा मैम, इन्होंने क्या करा, इन्होंने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया। और मैम ये क्या करेंगी सर्टोली कोशिकाएं, तो सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं ये शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती हैं, यानी शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या हो जाता है, और एक और काम करती हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं, यानी शुक्राणु जनन करती हैं। यानी कि अब बारी आती है सर्टोली कोशिका की, तो ये क्या काम करती हैं, तो आप लोग बताओगे कि ये शुक्राणु जनन करती हैं दोस्त। शुक्राणु जनन क्या होता है, मतलब शुक्राणु बनाती हैं। ठीक है, शुक्राणु जनन करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, तो आप बताओगे कि शुक्राणु जनन करने वाली कोशिकाएं होती हैं सर्टोली कोशिकाएं। कहाँ पाई जाती हैं, टेस्टिस में पाई जाती हैं। तो टेस्टिस के अंदर दो तरीके की कोशिकाएं हैं, लेडिंग जो टेस्टोस्टेरोन बना रही है, और सर्टोली ये शुक्राणु जनन करती हैं, मतलब कि क्या करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है मैम, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रक्रिया जिससे शुक्राणु बनते हैं बेटा। शुक्राणु जनन का मतलब है शुक्राणु बनना, तो ये कोशिकाएं शुक्राणु बनाती हैं। बात समझ में आ गई बात, बताओ जल्दी बताओ। स्पर्मेटोगोनिया या सर्टोली सेल, या ये जो आपके शुक्राणुओं का जनन होता है ये जिस पाउच के अंदर बंद रहते हैं उसी को स्पर्मेटोगोनिया कह देते हैं। तो आपको याद रखना है कि सर्टोली सेल ही शुक्राणु जनन करने का काम करती हैं। ठीक है, शुक्राणु जनन करने का काम कौन करती है, सर्टोली कोशिका करती है ना। हाँ, एक बच्चा क्या कह रहा है कि मैम इन्हीं को हम नर्स कोशिका कहते हो, तो बिल्कुल कह सकते हो नर्स कोशिका। इन्हीं को हम लोग नर्स सेल के नाम से भी जान सकते हैं, तो बिल्कुल इनको हम नर्स कोशिका के नाम से भी जानते हैं बेटा, सर्टोली कोशिका को। तो सर्टोली कोशिका जो होती है, अभी मैं बताती, क्योंकि ये शुक्राणुओं को क्या करती है, नरिश करती हैं, शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, तो इसीलिए इनको नर्स कोशिका भी कहते हैं। तो एक काम तो इनका ये हो गया कि भाई ये शुक्राणु जनन करती हैं, और दूसरा काम इनका हो जाता है कि शुक्राणु को पोषण देती हैं। तो इनका ये भी काम हो सकता है कि ये क्या करती हैं, शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, क्लियर, को पोषण देती हैं। तो इन कोशिकाओं का काम हो जाता है कि शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो क्या करती हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं शुक्राणुओं को, स्पर्म। क्लियर, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ूं, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, चलो अभी हम सबके बारे में बात करेंगे, शुक्राशय, शुक्र जनन, इन सब के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको पेपर में, क्योंकि पिछली बार बना भी है, कि ये जो लेडिंग कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिसको हम इंटरस्टेशियल सेल कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, ये अंतराली कोशिकाएं कहाँ पर आपकी पाई जाती हैं, कहाँ पर आपकी विद्यमान होती हैं, तो ये जो सेमाइनल वेसाइकल होता है ना, सेमाइनल वेसाइकल के बीच में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं दोस्त, सेमाइनल वेसाइकल के बीच में।
तो जब आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम को देखोगे, ठीक है, जब आप इस डायग्राम को देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, तो आप लोग बताओगे ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूबुल, ठीक है। देखो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है सेमाइनल वेसाइकल, और एक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है सेमनीफेरस ट्यूबुल, जिसको आप लोग बोलते हो। मैं यहाँ लिख देती हूँ सेमनीफेरस, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है सेमनीफेरस ट्यूबुल, ठीक है। तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल है, या इसको नलिका भी बोल देते हो, ट्यूबुल, ये क्या काम करता है दोस्त? सेमनीफेरस ट्यूबुल जो होता है, यहां से आपको एक क्वेश्चन बना था पिछली बार, सेमनीफेरस ट्यूबुल। तो यहीं पर एक और तरीके की आपको स्ट्रक्चर नजर आती है, जिसको आप कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल। मैम, इस सेमनीफेरस ट्यूबुल के पीछे की तरफ या इस सेमनीफेरस ट्यूबुल के बीच में स्थित होती हैं प्यारे दोस्तों कौन सी कोशिकाएं? जो मैंने अभी अभी आपको बताई, ये जो लीडिंग सेल होती, ये जो लीडिंग सेल होती। तो ये क्वेश्चन बना था पेपर में कि ये जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, ये लीडिंग कोशिकाएं ये कहाँ पाई जाती हैं? इसी के पीछे की तरफ, है ना, इसी के पीछे की तरफ होता है एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब, सेमनीफेरस ट्यूबुल कहते हैं। तो इस सेमनीफेरस ट्यूबुल के बीच में पाई जाती हैं ये लीडिंग सेल या ये अंतराली कोशिकाएं। तो इस पॉइंट को भी कहीं भी नोट करके आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको बताया है ये पॉइंट। तो चलिए लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बताओगे कि लीडिंग सेल्स आर फाउंड नियर सेमनीफेरस ट्यूब, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है पेपर में, क्लियर। तो ये पॉइंट आप लोग डाल लीजिएगा बेटा, नोट करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो बताओगे कि अंतराली कोशिकाएं सेमनीफेरस नलिका के करीब पाई जाती है, नलिका के करीब पाई जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये चीजें आपको पेपर में लिख लेनी है, नोट करके। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिख लेना है ना, है ना। ठीक, नस की जगह नस नहीं लिखनी, नर्स कोशिकाएं हैं प्यारे दोस्त। तो नर्स कोशिकाएं ही ये कहलाई जाती हैं बेटा, ठीक है। नर्स, क्योंकि ये फीड कराती है, मतलब शुक्राणुओं को क्या करती है? पोषण देती हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, तो इसीलिए इनको नर्स सेल कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो ये एक पॉइंट भी था जो आप लोगों को याद रखना है कि लीडिंग कोशिकाएं सेमनीफेरस नलिका के करीब पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, और अब हम लोग बात करते हैं कि जो शुक्राणु, ये जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में क्या बनता है? शुक्राणु बनते हैं। इस पॉइंट को भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम ये शुक्राणु है क्या? तो भैया शुक्राणु नहीं है ये टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बनते हैं। ये टेस्टिस है, इसके अंदर यहाँ शुक्राणु बनेंगे, ये बनाएंगी लीडिंग कोशिकाएं शुक्राणु। तो इस पॉइंट को लेकर आप बड़े कंफ्यूज हो रहे हो, तो कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो टेस्टिस में, तो लिख लीजिएगा वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो वृषण के अंदर क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वृषण में ही बनते हैं दोस्त, ठीक है, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो स्पर्म फॉर्मेशन, यानी कि जो शुक्राणु बनते हैं वो यही बनते हैं। तो आप लोग बताएंगे स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस, स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस इन टेस्टिस। तो ये भी एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो आप बताते हो टेस्टिस में। अब टेस्टिस में भी कौन सी कोशिका बनाती है? सर्टोली कोशिका। अभी मैंने बताया ना, सर्टोली कोशिकाएं स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं, शुक्राणु जनन की क्रिया करती हैं। तो बिल्कुल, तो आपको क्वेश्चन डीपली भी बन सकते हैं, आपको क्वेश्चन ओवरऑल ऊपर से भी बन सकते हैं।
ऊपर से क्वेश्चन जब पूछता है तो सीधा पूछता है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, ऑप्शन दे देगा आपको टेस्टिस, तो आप टेस्टिस ही बताएंगे। जब आपको पूछ ले कि वृषण के अंदर कौन सी कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, तब आपको बताना है सर्टोली कोशिकाएं, तब आपको बताना है सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि जो मैडम ये शुक्राणु बनते हैं, इन शुक्राणुओं का पीएच मान कितना होता है। शुक्राणु का पीएच मान, ये जो शुक्राणु होते हैं इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, ये आपसे पूछ सकता है। पीएच वैल्यू ऑफ स्पर्म, तो इनकी पीएच वैल्यू आपको पूछ ली जाती है पेपर के अंदर। तो जब हम स्पर्म्स की पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो ये लगभग एसिड क्षारीय होते हैं, तो इनकी पीएच वैल्यू 7.2 से लेकर 8 तक होती है। मतलब ये क्या होते हैं, ये क्षारीय नेचर के होते हैं जो शुक्राणु होते हैं, एल्केलाइन। आपको पूछ सकता है पेपर के अंदर कि शुक्राणु किस प्रकृति के होते हैं, तो ये क्षारीय नेचर के होते हैं, एल्केलाइन होते हैं दोस्त। ठीक है, अब शुक्राणुओं के अंदर एक एंजाइम भी पाया जाता है। कौन सा एंजाइम शुक्राणुओं में पाया जाता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो जब हम लोग बात करते हैं शुक्राणुओं की, तो ये जो स्पर्म होते हैं इनमें एक एंजाइम पाया जाता है। विच एंजाइम फाउंड इन स्पर्म, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो शुक्राणुओं के अंदर आप बताओगे कि 2 एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आप बताते हो हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम होता है दोस्त, हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम। मैं यहां लिख दूं हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम। ठीक है, एक ये होगा और एक आप लोग बताओगे एक्रोसीन एंजाइम, एक्रोसीन एंजाइम। ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं शुक्राणु के अंदर। हाइल्यूरोनाइडेज लिख दूं, हाइल्यूरोनाइडेज, हाइल्यूरोनाइडेज और एक्रोसीन एंजाइम, एक्रोसीन एंजाइम। ये 2 एंजाइम आपके कहाँ होते हैं, शुक्राणुओं के अंदर पाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों एंजाइम की, कि ये दोनों एंजाइम शुक्राणु में कहाँ होते हैं। क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम्स तो भाई बाद में पढ़ोगे, क्लियर। चलो अब देखो, आओ बात करते हैं शुक्राणु की। ये एक शुक्राणु कोशिका है दोस्त, ठीक है। अब जब हम शुक्राणु कोशिका की बात करते हैं तो इसके आगे की तरफ एक हिस्सा होता है और इस हिस्से को हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं दोस्त, एक्रोसोम। इस हिस्से को कहते हैं हम एक्रोसोम, है ना। क्या कहेंगे, एक्रोसोम कहेंगे। अब ये जो एक्रोसोम होता है ना, इसी पर गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है। यही वो शुक्राणु का हिस्सा है जहां गोल्जी बॉडी पाई जाती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सभी एक बात बताओ सारे दोस्त, ठीक है, शुक्राणु क्या है ये बताओ। शुक्राणु क्या है, सारे दोस्त बताओ कमेंट सेक्शन में। जो स्पर्म होता है शुक्राणु, ये क्या होता है ये बताओ। 14 तारीख की क्लास अभी तक अपलोड नहीं हुई है, ठीक है। मैं एक बार उसको चेक कर लूंगी बेटा कि वो कैसे अपलोड नहीं हुई है, ठीक है। चलिए मुझे बताओ पहली बार कि जो शुक्राणु होते हैं, अच्छा आकाश कह रहे हैं कि पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहा हूं आपसे। अच्छा बेटा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, हाँ इसको अग्रसोम को हम बिल्कुल अग्रपिंडक भी बोलते हैं दोस्त, अग्रपिंडक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी पर पाई जाती है गोल्गी बॉडी। अब शुक्राणु क्या है, एक कोशिका है। आपके शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। और कोशिका में क्या क्या मिलता है, कोशिका में गोल्गी बॉडी मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है। ये सारे पार्ट एक कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो शुक्राणु है ये भी एक क्या है, ये भी एक कोशिका है बेटा। तो इसके अंदर गोल्गी बॉडी कहाँ मिलती है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो शुक्राणु का ये जो सबसे आगे वाला भाग है इसको कहते हैं एक्रोसोम या अग्रपिंडक। इसी भाग में गोल्गी बॉडी पाई जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें आगे की तरफ, इस एरिया में यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है। तो शुक्राणु के अंदर एक हैप्लोइड केंद्रक होता है, ठीक है। क्या होता है प्यारे दोस्त, हैप्लोइड केंद्रक, यानी कि एक ही हैप्लोइड केंद्रक का मतलब है कि सिंगल होता है, ये एक ही होता है दोस्त, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अरे भाई आज इतने फोन क्यों आ रहे हैं, एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया है बच्चों का, तो बच्चे फोन कर रहे हैं। चलो तो केंद्रक पाया जाता है। अब ये केंद्रक कैसा होता है, तो ये हैप्लोइड है, याद रखना आप लोग। क्या होता है, हैप्लोइड होता है बेटा, एकल होता है, एकल, एक ही है ये,
हैप्लॉइड होता है, सिंगल होता है। समझ में आ गई बात? तो एक केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। क्लियर? अब ये इसका क्या होता है, ये इसका गर्दन वाला एरिया होता है इस शुक्राणु कोशिका का। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर आप लोगों को दिखेंगे दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर इसके कौन से कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पाए जाते हैं सूत्री कणिका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस शुक्राणु को एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि ये शुक्राणु एक गतिमान कोशिका है, एक चल कोशिका है, ये मूव करता है, चलता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ से आपको चीजें पूछी जाती हैं। सौरभ कह रहे हैं कि मैम प्लीज टेक क्लास रेगुलर। बेटा सौरभ, बिल्कुल आपकी बातों को समझ रही हूँ, क्लासेस बिल्कुल रेगुलर होती हैं, बट कभी कभार कैसे होता है कि जैसे मैंने कहा था कि मंडे में आपकी क्लासेस इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि हमारा महोबा में मीटअप था, मीटअप में हम लोग गए हुए थे। फिर मैंने अगले दिन आपकी क्लास ली थी प्यारे बच्चा। फिर उस दिन जिस दिन हम लोग 13 तारीख में लौटे थे, तो 13 तारीख में ऐसा हुआ था कि हमने पूरी रात का सफ़र तय किया था। उस दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं क्लास नहीं ले पाई थी। ठीक है, लेकिन 14 को मैंने क्लास ली थी और 15 में मैंने आपको बताया था कि मैराथन है बेटा, उस वजह से क्लास नहीं हो पाएगी। बाकी अब क्लासेस कंटिन्यू ही रखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं कि मैडम ये शुक्राणु का ये वाला एरिया क्या है, तो ये टेल वाला एरिया होता है, टेल यानी इसकी पूंछ वाला एरिया होता है। तो मतलब एक शुक्राणु कोशिका को अगर हम देखें तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये इसका हेड वाला एरिया हो जाता है, ये इसका मध्य भाग या इसकी गर्दन वाला एरिया हो जाता है, और ये इसकी टेल वाला एरिया हो जाता है, पूंछ वाला एरिया हो जाता है। तो जब हम एक शुक्राणु कोशिका के अलग अलग भागों की बात करते हैं तो आपको यहाँ से भी कुछ पेपर में पॉइंट्स हैं तो पूछे जा सकते हैं कि एक शुक्राणु कोशिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो मैं इन महत्वपूर्ण संरचनाओं के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक नोट है जिसमें आपने देखा कि जो शुक्राणु होता है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो भाई इसके 3 भाग होते हैं, एक तो सिर हो जाता है, हेड हो जाता है, अभी मैंने बताया। हेड के अंदर क्या होता है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक केंद्रक होता है ना, एक आगुणित केंद्रक होता है। अच्छा, क्रोमोसोम कितने होते हैं इसमें? 23 होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे। अच्छा, इसके हेड पर क्या होता है, एक्रोसोम वाला पार्ट होता है जिसको मैंने अभी बताया है ना, जिसमें एंजाइम होते हैं जो अंडाणु की दीवार को भेदने में मदद करते हैं। तो ये एक्रोसोम वाला पार्ट ही है जो अंडाणु को भेदता है, और इसी में जो मैंने अभी आपको बताए थे हाइड्रोलुनोडेज और एक्रोसोइन एंजाइम जो थे वो इसी के अंदर पाए जाते थे। अगर हम देखें इसके मध्य भाग को, तो इसका मिडिल भाग होता है, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसको तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अभी मैंने कहा था मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया है, और लास्ट में था इसका पूंछ वाला भाग। तो यह एक लंबी चाबुक जैसी संरचना है जो शुक्राणु को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो ये कुल मिलाकर आपके शुक्राणु से संबंधित ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम कल की क्लास में करेंगे। एक शुक्राणु कोशिका के डायग्राम से भी मैं आपको कौन कौन से पॉइंट पूछे जाएंगे उनको डिस्क्राइब करूंगी। तो कल सैटरडे है, लेकिन कल मैं आपका सेशन लूंगी, तो कल हम इस चीज को आगे से पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो कल मैं आपको एक शुक्राणु कोशिका से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनके बारे में, और जो बाकी के ऑर्गन है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ये पूरी चीजें, एपिडाइडिमिस में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, ठीक है, वास डिफरेंस का क्या काम होता है, इन सब के बारे में कल की क्लास में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं ये सब कल की क्लास में हम डिस्क्राइब करेंगे, स्पर्म्स को बनाने वाली सेल। ठीक है, क्लियर है ना? तो बहुत बहुत शुक्रिया क्लास लेने के लिए। अभी रात 8 बजे मैंने आपको बताया MTS के लिए है वो क्लास जिसमें मैं सेल टॉपिक को कराने वाली हूँ, बट वो टॉपिक सिमिलरली आपके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट होगा जितना SSC के एग्जाम के लिए होता है। ठीक है, तो मिलते हैं रात 8 बजे वाली क्लास में, आ जाइएगा। यूट्यूब पर होगी, रोजगार विद अंकित SSC यूट्यूब चैनल पर होगी। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।